हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर पीएचडी फ्रॉम 2019। मैंने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो ऑलरेडी बना दिया, जिसका लिंक यहाँ इस वीडियो का आई लिंक पर आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो थर्ड वीडियो होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे की तरफ बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में हम लोगों ने 1 to 10 किया है सॉल्व, सेकेंड वीडियो में 11 to 20 किया है। तो आज हम लोग 21 से आगे की तरफ बात करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव कर जाते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। अब आज के वीडियो में 21 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द लैक रिप्रेसर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ लैक ऑप्रोन ऑफ ई कोलाई। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है विथ रिलेशन टू लैक रिप्रेसर इन केस ऑफ लैक ऑप्रोन। तो आ जाते हैं स्टेटमेंट के ऊपर। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर रिप्रेसर बाइंड मोर टाइटली टू ऑपरेटर डीएनए दैन टू नॉन स्पेसिफिक डीएनए। ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जब रिप्रेसर एक्टिव रहता है और वो एमआरएनए बनाता है और उससे एक रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, और वो जाके कहाँ बाइंड करते हैं? ऑपरेटर पर। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ लैक। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। In presence of inducer, the repressor bind more tightly to operator DNA than to non-specific DNA। ये wrong statement है, क्योंकि in presence of inducer repressor inactive हो जाता है, वो bind नहीं कर सकता। तो ये statement wrong statement है, यही पूछ रहा है incorrect। तो आंसर होगा सेकेंड। Moving to next question, 22nd analysis of replication of an organism with mutant DNA ligase at different time point after initiation of DNA replication, one could see that okay, DNA ligase यहाँ पर क्या है? म्यूटेंट है, नॉन फंक्शनल, तो ये काम नहीं करता। तो DNA ligase का फंक्शन क्या होता है आपको मालूम होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, ये सीलिंग के काम करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये PO4 माइनस है 5 प्राइम एंड पर, और OH है 3 प्राइम एंड पर, तो इनके बीच में क्या बनाता है? ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, तो ये काम नहीं कर रहा है, यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी सीलिंग नहीं होगा, तो गैप रह जाएगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। द लेंथ ऑफ डीएनए ग्रेजुअली इंक्रीज इन ए टाइम डिपेंडेंट मैनर टिल इट इज़ फुली रेप्लिकेटेड। तो नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक तो सही है। टाइम डिपेंडेंट मैनर इंक्रीज करेगा, लेंथ ऑफ डीएनए ग्रेजुअली इंक्रीज इन अ टाइम डिपेंडेंट मैनर टिल इट इज़ फुली रेप्लिकेटेड। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, म्यूटेंट से इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ये म्यूटेंट के ऊपर फेनोमेनन डिपेंड नहीं है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट विथ टाइम। स्मॉल फ्रेगमेंट का नंबर इंक्रीज होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ स्मॉल एंड लॉन्ग फ्रेगमेंट ऑफ डेफिनिट लेंथ इंक्रीजेज विथ टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ स्मॉल तो इंक्रीज करेगा, लॉन्ग नहीं करेगा, लॉन्ग तो एक ही रहेगा, और दूसरा वाला शॉर्ट पैच इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा नंबर ऑफ शॉर्ट पैचेस इंक्रीज करेंगे, लेकिन लेंथ लॉन्ग एक ही रहेगा। तो ये ठीक है, लेकिन ये वाला लॉन्ग का इंक्रीज नहीं करेगा, टाइम डिपेंडेंट फेनोमेनन नहीं है। ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट एट फर्स्ट, देन 2 सेपरेट बैंड शो लॉन्गर फ्रेगमेंट विथ इंक्रीजिंग लेंथ एंड शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डेफिनेट लेंथ। ये स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा करेक्ट है। देखिए ये क्या बोल रहा है, ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट एट फर्स्ट। जब स्टार्ट होगा डीएनए रेप्लिकेशन, तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे प्राइमर बाइंड किया, एक इस तरफ बाइंड मूव करी जा रहा है, और एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो जब स्टार्टिंग रहेगा तो ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट पहला बनेगा, छोटा सा फ्रेगमेंट, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये फ्रेगमेंट का नंबर इंक्रीज होगा, लेकिन साइज़ कांस्टेंट होगा, क्योंकि ओकाजाकी का साइज़ फ्रेगमेंट कांस्टेंट होता है 1500 to 2000 बेस पे। और ये लेंथ वाले का लीडिंग स्टैंड का लेंथ इंक्रीज करता चला जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ मोर अप्रोप्रिएट, ऑल्दो बी इज़ ऑल्सो करेक्ट, लेकिन बी से ज़्यादा करेक्ट डी ऑप्शन है। तो आंसर होगा डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलोंगेशन स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन आफ्टर अराइवल ऑफ ईच न्यू tRNA इन्वॉल्व्स। ओके, तो यहाँ पर tRNA हमेशा, नया वाला tRNA ए साइट पे आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये mRNA है, ये स्मॉलर फ्रेगमेंट
एक स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है। तो यहाँ पर एक पी साइट होता है, यहाँ पर एक ए साइट होता है, ठीक है, और इसके ऊपर एक एग्जिट साइट यहाँ होता है प्रोकैरियोटिक के केस में ई साइट। अब जब नए वाले आते हैं यहाँ पर ऑलरेडी एमाइनो ये टीआरएनए है जे शेप, और इसके ऊपर पेप्टाइड बॉन्ड ये एमाइनो एसिड है, तो इसके ऊपर एमाइनो एसिड अटैच किया हुआ। अब नया एक आया, ये कहाँ आएगा ए पर। ए पर आने के बाद में ये न्यू वाला है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अटैक करता है कहाँ, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है। आफ्टर दिस क्या होगा, कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे ये एम्प्टी हो जाएंगे और यहाँ पर सारे अटैच हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है, पासिंग ऑफ पेप्टाइड फ्रॉम टीआरएनए इन पी साइट टू ए साइट। ये पी साइट से सब कहाँ चले गए, ए साइट पर। तो आंसर होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बीटा बैरल प्रोटीन। ओके, it is type of beta sheet which twist and coil to form closed structure in which first strand of bonded in last। true है, coiled like structure होंगे, beta barrel like structure इस तरीके से फॉर्म करते हैं। The strand contains alternating polar और नॉन पोलर, हो सकता है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक हो, ये भी ट्रू है। पोरिन्स इसके एग्जाम्पल है, या पोरिन, क्योंकि बीटा बैरल क्या फॉर्म करता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं, तो ये बैरल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिससे मॉलिक्यूल एंटर कर सकता है। पोरिन्स प्री प्रोटीन ट्रांसलोकेज, ये ट्रू है। दे आर फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल, नहीं, ये यूकैरियोटिक में भी होता है। तो आंसर होगा डी। एप्लीकेशन ऑफ ब्लास्ट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो NCBI ब्लास्ट आपने पढ़ा होगा, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का टूल है जो अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे डिस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द और स्पीसीज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या एवोल्यूशनरी डिस्टेंस है। तो फाइलोजेनेटिक ट्री ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रू है। एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो कौन सा फंक्शन नहीं है ब्लास्ट का वो बताना है। लोकेटिंग डोमेन, या दिस इज़ नॉट द फंक्शन। NCBI प्रोटीन का हो चाहे न्यूक्लियोटाइड का, इससे हम लोग सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं और इससे हम लोग प्रोटीन के अमीनो एसिड सीक्वेंस को अलाइन करके परसेंटेज सिमिलरिटीज़ और आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन ये डोमेन नहीं बताता कि कहाँ पर डोमेन लोकेटेड है, उसके लिए स्कोप यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये सॉफ्टवेयर, तो आंसर बी होगा। बाकी DNA मैपिंग कंपैरिजन, ये भी रेट ऑफ स्पेसिएशन, ये सब इसका फंक्शन, लेकिन बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लर्निंग कर्व इज़। तो लर्निंग कर्व है कि आप कितना फास्ट किसी चीज़ को लर्न करते हैं, एडप्ट करते हैं। तो ए मेथड टू एस्टिमेट द एडप्टेशन टू क्लाइमेट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म पे हो सकता है अप्लाई, तो आंसर फर्स्ट होगा। सपोर्ट वेक्टर मशीन इज एक्चुअली द डाटा माइनिंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। ये सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग जितने भी डाटा इन्फॉर्म प्रेजेंट है उसको यूज़ करके किसके लिए अप्लाई होता है, वो लर्निंग मॉडल के लिए, तो आंसर होगा फर्स्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन अगेन ये सॉफ्टवेयर है जिसमें एक्सरे के जो 3 डायमेंशन डॉट्स होते हैं उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है प्रोटीन का या किसी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या तो क्या हो सकता है इसका, नॉट ट्रू, कौन अप्लाई नहीं होगा। तो इट रिलेट्स टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ पैटर्न फ्रॉम द नेचर, ट्रू है। Fourier transformation by converting data variation over time into pattern of repetition finding hidden feature, true है। Can be used tool to understand biological phenomena, true है। Can be used to in time dependent event only, नहीं, time dependent event नहीं, आंसर होगा not true, D, तो आंसर होगा D। Moving to next question, what will be the most likely effect of single amino acid substitution from leucine to arginine। leucine क्या है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, और अर्जिनिन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड यानी बेसिक अमीनो एसिड है। तो आप नॉन पोलार से पोलार की तरफ मूव कर रहे हैं, कहाँ पर, कोर, यानी प्रोटीन के कोर रीजन में पहले से एक ल्यूसिन प्रोटीन है
तो ये स्टेबल है क्योंकि हाइड्रोफोबिक सेंटर में भी है और ये भी अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक है। लेकिन अब आप इसको रिप्लेस करते रहो किससे, अर्जिनिन से, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये यहाँ पर आने के बाद में इस स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होने की वजह से ये प्रोटीन का टीएम वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, यानी लो टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। तो ये क्या स्ट्रक्चर किस तरह का बनेगा, तो ये वाला होगा ल्यूसीन के साथ और ये वाला होगा अर्जिनिन के साथ। तो आंसर होगा टीएम वैल्यू विल डिक्रीज। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉल्टन ग्लोब्यूल स्टेट, नॉट ए टिपिकल, नॉट पूछ रहा है। ऑप्शन क्या, दे हैव सिग्निफिकेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या ट्रू है। दे हैव नो टर्सरी स्ट्रक्चर, नहीं ये गलत है। ये टर्सरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मॉल्टन ग्लोब्यूल स्टेट में, क्योंकि यही तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का ये मॉडल है। मॉल्टन ग्लोब्यूल स्टेट इज ए मॉडल फॉर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, हाउ द प्रोटीन अटेन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये तो होगा, तो रॉन्ग पूछ रहा है, यही बी ऑप्शन होगा। एमलाइड फाइब्रिल ऑब्जर्व्ड इन सेवरल डिजीज आर रिच इन बीटा शीट में, यहाँ पर चेंजेस हो जाता है, तो आंसर होगा बी। ये रिच होते हैं किसमें, बीटा शीट स्ट्रक्चर में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट बेस्ड ऑन हाइड्रोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रोफोरिस डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हाइड्रोफोबिक ज़्यादा होगा तो वो मूव नहीं करेंगे। लाइट स्कैटरिंग ये प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करता, तो आंसर होगा बी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, फिर यहाँ पर ज़्यादा अगर हाइड्रोफोबिक होंगे तो वो एल्यूट नहीं होंगे। सेडिमेंटेशन जल्दी सेटल कर जाएंगे। तीनों ए, सी और डी डिपेंड करता है हाइड्रोडायनेमिक पे, एक्सेप्ट बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड बॉन्ड विल एक्सिबिट बोथ सिस एंड ट्रांस फॉर्म। देखिए, सिस और ट्रांस, सिस फॉर्म सिर्फ एक ही अमीनो एसिड में रहता है, ये आपने पढ़ा होगा प्रोलीन में, क्योंकि प्रोलीन में जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये H है, ये जो एमाइन होते हैं वो एमाइन ग्रुप ऑलरेडी क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, इसलिए इसको सेकेंडरी एमाइन बोलते हैं। तो ये वाला हमेशा सिस फॉर्म में रहता है, ये ट्रांस फॉर्म में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब NH इन्वॉल्व होगा किसके साथ, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करने के साथ में। यानी पेप्टाइड बॉन्ड में NH प्रोलीन का कब इन्वॉल्व हो रहा है, किस वाले केस में, इस वाले केस में, क्योंकि इसका प्रोलीन का C इस तरफ होगा, ये वाला फ्री फॉर्म होगा, और इसका N इसके साथ में एलानिन के साथ में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, तो आंसर होगा फर्स्ट। द कनेक्टिविटी बिटवीन 2 अमीनो एसिड रेसिड्यू ऑफ ए प्रोटीन इन ए स्पेस कैन बी मेजर्ड बाय द फॉलोइंग NMR मेथड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, नोजी से हम लोग यूज़ करते हैं, ये नोजी पेप्टाइड बॉन्ड को एनालाइज करने का। ए 50 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन वॉज डायल्यूटेड 10-fold and its concentration was determined by UV spectrometer and knowledge of extinction coefficient give the molecular weight of 50 kilodalton concentration। ओके, तो यहाँ पर 50 मिलीग्राम पर ml सॉल्यूशन को, तो इसको 10 टाइम्स डाइल्यूट कर देंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 5 मिलीग्राम पर ml, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मॉलिकुलर वेट इसका 50 किलोडाल्टन है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मिलीमोल में कितना होगा। तो मोलरिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट इनटू ml इन ऊपर की तरफ लीटर, बस ये वैल्यू पुट कर देना है। तो वेट कितना है, 5 मिलीग्राम। अच्छा, इसको ग्राम में करना है, यहाँ पे वेट क्या होगा ग्राम में, तो 10⁻³ ठीक है। चलिए, नीचे की तरफ मॉलिकुलर वेट कितना है, 50 किलो डाल्टन, तो 50 इंटू डाल्टन में कर लेते हैं, 10⁻³ ml कितना है, 1 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10,000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻⁴, तो ये कैलकुलेट करके आएगा 1 × 10⁻⁴ मोल। तो इसको क्या हम लोग, इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं 0.1 × 10⁻³ मोल, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 मिलीमोल, आंसर होगा फर्स्ट। Water has a high dielectric constant 80 in comparison with many non-polar solvent having very low dielectric constant. Due to this property, the electrostatic interaction between various charged side chain of amino acid in the protein after their transfer from non-polar solvent to water solvent would। ओके, तो ये बोल रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का कितना है, 80।
80 का मतलब होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है कि कोई भी दो मॉलिक्यूल अगर वाटर में डिसॉल्व करेगा तो वो 80 यूनिट अवे रहेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक जितना ज़्यादा वो दो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहेंगे। डाइलेक्ट्रिक कम तो वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा क्लोज बाई होंगे। तो पोलार नॉन पोलार का क्या है, नॉन पोलार सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कम है तो ये क्लोज बाई रहेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस चार्ज साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन आफ्टर देयर ट्रांसफर टू नॉन पोलर टू सॉल्वेंट, डिक्रीज कर जाएगा। ये वाले क्या हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस पे होंगे तो डिक्रीज कर जाएंगे। आंसर होगा ए, क्योंकि इनके बीच में गैप ज़्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम लाइसोजाइम कंटेन्स 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड टू reduced to open up the structure after breaking the disulfide bond. The structure could folded back effectively. Okay, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर दिया गया है। कितने डाइसल्फाइड को, टोटल 4 डाइसल्फाइड थे, तो सल्फाइडल ग्रुप कितने हो जाएंगे 8, क्योंकि 2 सल्फाइडल ग्रुप बन के एक डाइसल्फाइड। तो ये सारे क्या है, ओपन है। तो ये जब ओपन है तो इनको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना होगा, S और S इंटरेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो इनसे मैं सब तो नहीं, चलिए ठीक है सब बना देता हूँ। हाँ ये, तो इससे इस प्रोसेस से यहाँ से इसमें कन्वर्ट करने के लिए H रिमूव करना होगा, -H, ताकि वो सल्फाइडल ग्रुप किस में, डाइसल्फाइड लिंकेज में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये रिड्यूस फॉर्म या ऑक्सीडाइज, यानी ऑक्सीडेशन कराना होगा। तो मिक्सचर ऑफ, क्योंकि और कहीं ऑक्सीडेशन है नहीं, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, तो आंसर होगा फर्स्ट, ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस ग्लूटाथाइन। क्योंकि ग्लूटाथाइन क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज वाले फॉर्म ऑफ ग्लूटाथाइन H यहाँ SH से H रिमूव करके डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो आंसर होगा फर्स्ट। द वैल्यू ऑफ डायहेड्रल एंगल फाई ऑफ द पेप्टाइड। ओके, तो फाई का मतलब है कि यहाँ पे एंगल बिटवीन C अल्फा एंड N, और साई का मतलब होता है C अल्फा C। तो यहाँ पर फाई का बोल रहा है C अल्फा N C अल्फा होगा। सिल्क फाइब्रिन इज ए prominent protein in silk fiber is made of one of the following secondary structure. Okay, तो सिल्क फाइब्रिन किस में प्रेजेंट होता है, बीटा कॉन्फर्मेशन। आंसर होगा बीटा शीट। सेट ऑफ जीन रिलेटेड बाय डुप्लीकेशन विद इन ए जीनोम इज नोन एज, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरालॉग। जब सेम सेट, जैसे जस्ट लाइक, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इम्यूनोग्लोबुलिन के जीन्स डुप्लीकेशन होते हैं, या इवन हीमोग्लोबिन के जीन डुप्लीकेशन होता है। तो डुप्लीकेट करने के बाद में इसको क्या बोलते हैं, पैरालॉग। आंसर होगा सी। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतने ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पूरे रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो आपके JNU PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। अगर इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट